चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों की बगावत से पूरा हिंदुस्तान सन्न रह गया। कानून के जानकार इसे न्यायपालिका के इतिहास का काला अध्याय मान रहे हैं। 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सक्रियता बढ़ी। उम्मीद जताई जा रही थी कि आज चीफ जस्टिस और 4 जजेस जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस जोसेफ कुरियन की आपस में बातचीत होगी और विवाद सुलझ जाएगा। लेकिन 4 में से 3 जजेस के दिल्ली से बाहर होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट का अभूतपूर्व संकट कैसे टलेगा, इस पर चर्चा करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बैठक बुलाई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी चीफ जस्टिस और 4 जजेस के बीच संघर्ष विराम कराने के लिए मंथन में जुटा है। Well, as the president of the SCBA, I will try to ensure that the stature of this court is restored to its position, and if not restored, in fact, becomes even better than what it was before this crisis happened. There is a crisis of credibility, and we will have to play a very proactive role in ensuring that this credibility crisis is resolved. बात ये नहीं है कि जो उन्होंने कहा वो गलत है, चीफ जस्टिस गलत है। इस विषय से ऊपर हटके ये देखने की आवश्यकता है कि जो उन्होंने कहा, उन्होंने जो कारण बताए, उसको कैसे जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। मेरा अपना ये मानना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए, अपने नैतिक बल को ध्यान में रखते हुए उनको सारे जजेस से बात करनी चाहिए और एक इंटरनल मैकेनिज्म बैठा के इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। These 4 senior most judges know who is the president of India, who is the vice president of India, and who is the prime minister of India. So the agenda of the government is now being implemented. I would rather say blackmailing the Chief Justice of India. The Chief Justice of India is now being blackmailed by the government to get their work done in terms of their dictates. हमें ये देखना होगा कि क्यों ऐसी स्थिति आई कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस को पब्लिक डोमेन में आना पड़ा। मेरा निजी मानना ये है कि सरकार के दखल देने की अभी कोई स्थिति नहीं है। सरकार को दखल नहीं देना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स नहीं करना चाहिए, वो देश हित में नहीं होगा। तो आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का संकट टालने की कोशिशें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ न्यायपालिका के संकट पर राजनीति भी तेज हो गई है। सियासत भी कल ही शुरू हो गई। सीपीआई नेता डी राजा और जस्टिस चेलमेश्वर की मुलाकात पर सवाल उठे, तो आज कांग्रेस की मीडिया विंग के चेयरमैन रणदीप सुरजेवाला ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव की मुलाकात पर सवाल खड़ा कर दिया। बाकी पार्टियां भी पीछे नहीं है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का कहना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठे हैं और इसलिए 4 जजेस ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। कोई किसी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। एक जो वहां की व्यवस्था है, उस व्यवस्था की संबंधित कुछ लोग ने आशंकाएं या कुछ लोगों ने, कुछ जजेस ने कुछ आपत्ति व्यक्त की है। इसका समाधान वहीं पर है, सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में बैठ के समाधान निकालें, ऐसी हमने आशा और ऐसी हमने अपेक्षा व्यक्त की। Independence of our judiciary, its integrity are issues that are non-negotiable. Now, if there are any problems involving that, they need to be resolved at the earliest. चारों जजों ने, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उन्होंने इस चीज को अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में 7 सफ़ों का जो बयान उन्होंने दिया है, जिसकी नकल मेरे पास है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया और हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहा, हमने मुख्य न्यायाधीश को, जिनके खिलाफ हम कह रहे हैं, उनको भी मौका दिया, मगर कुछ नहीं हो पाया, तो मजबूरन हमें ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। दुख की बात है और मुझे लगता है इसको इंटरनल मैकेनिज्म के जरिए ही तय कर लेना चाहिए। इसमें सरकार की मुदाखलत उचित नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि
सभी राजनीतिक दलों को उसकी संवेदनशीलता को समझते हुए लोकतंत्र में तकनीकी के साथ साथ एक लोकाचार भी होता है, लोक मर्यादा होती है, लोक लाज होती है, उसे ध्यान में रखते हुए यह न्यायपालिका का अंदरूनी मामला है, इसे उसी पर छोड़ना चाहिए और किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। अगर ये न्यायालय का अंदरूनी मामला है तो फिर बाहर क्यों आया, किस वजह से आया, और क्या अब ये वाकई में जजेस के बीच ही सुलझ सकता है या कोई और तरीका होना चाहिए? इस पर हम महाबहस करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट विवाद पर एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताना चाहता हूं। चारों नाराज जजेस को संवैधानिक पीठ में नहीं रखा गया। 17 जनवरी से संवैधानिक पीठ सुनवाई करने वाली है। आधार समेत 8 मामले में संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। जजेस के आरोप के बाद गठित हुई ये संवैधानिक पीठ है, जिसमें जिन 4 जजेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनमें से किसी का भी नाम शामिल नहीं है। आशीष सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, कितना सामान्य या असामान्य है ये उन 4 जजेस का नाम इस संवैधानिक पीठ में नहीं होना, और किस मामले की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ बनाई गई है? देखिए, 12 जनवरी का लेटर है, यानी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यानी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद यह तय किया गया कि 17 जनवरी से संवैधानिक पीठ बैठेगी। कुल 8 मामलों की सुनवाई ये संवैधानिक पीठ करेगी। इसमें पहला मामला है पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी आधार का मामला। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आधार को लेकर पहले ही एक संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया है, जिसमें ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस में से कोई भी जज नहीं है। नियम यह है कि अगर सभी मामले एक ही रजिस्टर में एक ही संवैधानिक पीठ के समक्ष लगते हैं तो फिर उसमें कोई दूसरा जज नहीं चेंज होता। यानी अगर एक मामला, यानी पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी आधार की अनिवार्यता का मामला अगर मुख्य न्यायाधीश समेत जो दूसरे 4 सीनियर जो जजेस हैं उनके सामने रहेगा, तो ये जो 4 सीनियर जजेस हैं जिन्होंने बगावत की थी वो इसमें शामिल नहीं होंगे। नियम यह कहता है कि बाकी 7 मामले भी अगर इसमें लगते हैं तो ये भी उस संवैधानिक पीठ का हिस्सा नहीं होंगे। यानी कुल मिलाकर इन्हें संवैधानिक पीठ से अलग रखा गया है। एक विकल्प जरूर हो सकता है कि बाकी के 7 मामलों के लिए एक अलग से संवैधानिक पीठ बनाया जाए, जिसकी उम्मीद बेहद कम होती है, क्योंकि ये सारे मामले एक साथ लगाए गए हैं। देखना यह होगा कि 17 जनवरी का रोस्टर क्या कहता है। दूसरी अहम बात जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सीजेआई जो है कल वो शाम सभी नाराज जजेस से, यानी चारों नाराज जजेस से मुलाकात कर सकते हैं और इस पूरा विवाद चल रहा है उसको वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। 3 जजेस जो हैं वो इस समय दिल्ली में मौजूद नहीं है, वो कल दोपहर तक दिल्ली पहुंचेंगे। कहा यह जा रहा है कि कल शाम को एक मुलाकात होगी जिसमें ये 4 बागी जज और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये सारे आपस में मिल बैठकर बात करेंगे। ठीक है आशीष, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। एक बात तो आप साफ कह रहे हैं कि बहुत असामान्य नहीं है ये, और इसे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए कि इन 4 जजेस का इस संवैधानिक पीठ में नाम नहीं है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में क्या इस मामले को ये और ज्यादा गंभीर बना सकता है या उन जजेस की जो नाराजगी है उसको बढ़ा सकता है? क्या इसकी संभावना है? देखिए, अगर इन 8 मामले में अगर सीनियर जो मोस्ट 4 जजेस हैं वो नहीं रहते हैं तो नाराजगी बढ़ेगी, कम नहीं हो, क्योंकि इनमें से एक मामला है केरल का सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला, जो बेहद ही महत्वपूर्ण मामला है और पूरे देश की नजर इस समय सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है इस मामले को लेकर। यानी केरल में सबरीमाला मंदिर में क्या एक ताउम्र की जो लड़कियां हैं, एक विशेष उम्र की लड़कियां और महिलाएं हैं, उनको मंदिर में प्रवेश करने दिया जाए या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। इसको लेकर संवैधानिक पीठ का गठन नहीं किया गया है, लेकिन अगर सभी मामले एक ही रोस्टर में एक ही जज के सामने लगते हैं, यानी पीठ के सामने लगते हैं, तो जिसका मतलब साफ है कि सभी मामलों से चारों जो सीनियर जजेस हैं उनको बाहर रखा गया है। एक और बात सुशांत मैं यहां बता दूं कि जिस जस्टिस लोया का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है उसकी सुनवाई सोमवार को नहीं होगी, क्योंकि जो बेंच है उनमें से एक जज अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस मामले की सुनवाई अब सोमवार की जगह मंगलवार। बहुत अहम जानकारियां आपने दी हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस पूरे विवाद पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। मैं उनका तारुफ करा दूं। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमीबेन याग्निक हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, और हमारे साथ राजर्षि शुक्ला है जो जज हैं लखनऊ कोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो ये पूरा विवाद है, कल तो जजेस ने हालांकि कह दिया कि इम्पीचमेंट के मामले में कि जनता तय करे, लेकिन ये विवाद जनता तो नहीं सुलझा सकती।
अब जो कुछ भी स्थिति बनी है, परिस्थिति बनी है, आपको क्या लगता है अब इसका आगे का रास्ता क्या है? ये विवाद कैसे सुलझाया जा सकता है? देखिए सुशांत जी, जैसा मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि यह मामला बहुत दुखद है और इस मामले में ऐसा कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिन विभाग के मामले को जनता के बीच में नहीं आना चाहिए और व्यक्ति को आपस में आपसी सलाह से या आपसी मशवरे से इस मामले को सुलझाने के अलावा जो विकल्प है वो कोई विकल्प तो नहीं है। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के सवाल होते हैं, जिले में जैसे जो जिला जज होते हैं वो आपको स्टेशन अलॉट करते हैं, उसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये अधिकार है कि वो जो भी कार्य उन्होंने किया, किसी को संवैधानिक पीठ में रख रहे हैं अथवा किसी की सुनवाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इसको बड़े आराम से लेना चाहिए था और आगे भी इसी। तो आप ये कह रहे हैं कि आपसी बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? फैमिली के रूप में काम करता है आदमी, मेरे विचार से इसका संवैधानिक कोई रास्ता तो आप स्वयं ही सोच सकते हैं कि इसका कोई संवैधानिक रास्ता इसलिए नहीं है कि चारों सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बहुत सीनियर जज हैं और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। मेरी बात इतनी है कि उनको उनकी बात माननी चाहिए और उसी से आपसी बैठक से। लेकिन फिर सवाल ये है ना सर कि अगर सब कुछ ऐसा तो नहीं, उन 4 जजेस को पता नहीं होगा कि अगर ये बात बाहर आएगी, अगर कोशिश होगी कि मान मनोबल हो जाए या मामला सुलझा लिया जाए तो और कोई रास्ता नहीं हो सकता है बातचीत के अलावा, तो वो बातचीत पहले हो जाती। बातचीत नहीं होना ये दुखद है, बातचीत आम जनता में मीडिया में आना ये भी दुखद है, क्योंकि जो विभाग होते हैं, मैंने कहा कि कुछ विभाग ऐसे हैं, सेना है, न्यायपालिका है, इनके अपने कार्य और इनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह आपसी कुछ चीजें अगर बाहर आती हैं तो वो अशोभनीय हो जाती है। बाहर नहीं आना चाहिए था, अब बाहर बात आ भी चुकी तो आप कह रहे हैं कि बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आशीष, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे पता है आप कुछ बताना चाह रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। सैयद जफर इस्लाम और अमीबेन याग्निक, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा ताकि आपको आराम से पूरा वक्त दे सकूं अपनी बात रखने का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। जजों के बीच जो मतभेद है वो कैसे खत्म होगा? क्या इस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है? इस पर हम महाबहस कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। राजर्षि शुक्ला लखनऊ कोर्ट के जज हैं, अमीबेन याग्निक कांग्रेस की प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं और आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से बने हुए हैं। आशीष, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले जल्दी से आप अपनी बात कहिए जो आप ब्रेक से पहले कहना चाहते थे। एक सवाल है सुशांत यहां मेरा कि आखिर मीडिया के सामने जाने की जरूरत क्या पड़ी चारों सीनियर जजेस को? 3 विकल्प हो सकते थे। पहला ये कि जो बार है, फुल बार है, उसे बुलाते, फुल बेंच को बुलाते हैं, आपस में इस मसले को सुलझाया जा सकता था। दूसरा विकल्प हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, अक्सर हमने देखा है कि केसेस में इनको एमाइकस बनाया जाता है, उनको बुलाकर भी बातचीत करके इस मसले को सुलझाया जा सकता था। और तीसरा कि राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर इस सारी घटनाओं के बारे में बताया जा सकता था। बड़ा सवाल जो आशीष विकल्प बता रहे हैं, इनमें से किसी पर क्यों विचार नहीं किया गया या किया गया विचार तो उसको अपनाया क्यों नहीं गया? सैयद जफर इस्लाम, आपके पार्टी के तमाम दूसरे प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट का अंदरूनी मामला है और इसमें सरकार कोई दखल नहीं देगी। फिर नृपेंद्र मिश्रा आज चीफ जस्टिस से मिलने क्यों गए थे? देखिए, आज जो पहले कल हमने कहा था, आपके चैनल पे भी कहा था, दूसरे चैनलों पे भी कहा था, उसी बात को आज भी दोहरा रहा हूं कि और ये जो भी आपके चैनल पे आप जिन लोगों को भी एक्सपर्ट्स को या जो लीगल प्रोफेशन में सीनियर लोग हैं उनसे आपने जो भी इंटरव्यू किया, सब ने यही कहा कि ये अंदरूनी मामला है और ये आंतरिक मामला है। इसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में मतभेद जो भी खुद से सुलझाएंगे, इसमें किसी की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। अगर न्यायपालिका कार्यपालिका जो है उसमें इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसमें किसी सरकार की मदाखलत की जरूरत नहीं है और किसी अपोजिशन पार्टीज या कोई पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल चश्मे से न देख के इसको इंडिपेंडेंट
जिस तरह से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आज मुलाकात करने क्यों गए, अगर ये अंदरूनी मामला है? देखिए, ये आप कह रहे हैं, मैंने तो नहीं सुना इस बारे में कि कौन सी मुलाकात। सुनने के लिए तस्वीर है, मुझे तो नहीं मालूम। तस्वीर है कि वो गए हैं मिलने के लिए, हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन वो मिलने के लिए गए थे। नहीं, वो देखिए, नृपेंद्र मिश्रा जी गए अगर है, आप जैसा कह रहे हैं, तो उसके कई पहलू भी हो सकते हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि कोई ऐसी मीटिंग, शेड्यूल मीटिंग नहीं थी, वरना वो मीटिंग होती। हो सकता है कुछ काम आया हो सकता है कोई वजह हो, आप इसमें कुछ भी स्पेकुलेट। वो कह रहे हैं नए साल का कार्ड देने के लिए उधर से गुजर रहा था तो रुक गया था। 13 तारीख को नए साल का कार्ड कौन देता है सर? हाँ, देखिए, जिस लेवल पे आप नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, जिस लेवल पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो तो उनकी जो एंगेजमेंट्स होती है और जो मशगूलियत होती है बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में अगर इस तरह की बातों को आपको मानना पड़ेगा, हम और आप, सर ये बात कोई नहीं मानेगा सर। आपने चूंकि सवाल पूछा था कि आपको नहीं पता, इसलिए हम दर्शकों के लिए वो तस्वीर भी चला दे रहे हैं जिसमें दीपक मिश्रा जी के घर पर नृपेंद्र मिश्रा बैठे दिख रहे हैं और वो वहां पर मुलाकात नहीं हो पाई। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस बारे मैं सुशांत जी से इतना कह रहा हूं कि देखिए, वो जा सकते हैं, हो सकता है वो किसी की वजह से जा सकते हैं। मैं उसके बारे में, फिर आपकी पार्टी के लोग डी राजा के जाने पर सवाल क्यों उठा रहे थे? उसको साफ लफ्ज़ों में वो भी जा सकते हैं, वो भी मिल सकते हैं जज चलमेश्वर से, उसमें क्या दिक्कत? देखिए, डी राजा एक पॉलिटिशियन है, इस बात को आप एक अधिकारी और एक पॉलिटिशियन को दोनों को आपको समझना पड़ेगा। नहीं, वो कोई सामान्य अधिकारी नहीं है सर, वो प्रधानमंत्री के प्रधान जो सचिव है अपने सबर, और इसलिए सवाल उठेगा कि आखिर वो ऐसे मौके पर नहीं, ब्यूरोक्रेसी की अपनी मर्यादा होती है, अपने उस मर्यादा के अंदर ब्यूरोक्रेसी को रहना पड़ता है। लेकिन एक पॉलिटिशियन जो है, एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की कोई, जिस तरह से आपने देखा है, जिस तरह से कुछ अपोजिशन पार्टी ने सारी मर्यादा को भूल गए, और ऐसे में जबकि अंदरूनी आंतरिक मामला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी राजनीतिक फायदे। अमीबेन याग्निक, मुझे ये बताइए, क्या इस पूरे मामले में कांग्रेस का आना जरूरी था? क्या इस पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं हो गया? इससे क्या मर्यादा होती है और एक पॉलिटिशियन किस तरह से ऐसे सिचुएशन, और ये मामला कैसे सुलझेगा? फायदे ढूंढने की। ठीक है सर, अमीबेन याग्निक को एक बार बोल लेने दीजिए जी। याग्निक जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? याग्निक जी, आपको आवाज जा रही है मेरी? चलिए, मुझे मौका मिला एक दो बात और कहने का। मैं आता हूं सर आपके पास, शायद कुछ उनके ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं उनके पास दोबारा जाऊंगा। देखिए, व्हेन द सीनियर मोस्ट जजेस जो चारों बार आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक अच्छा डिटेल लेटर भी उन्होंने बताया कि ये हमने, हाँ, हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ, जा रही है। अभी बहन, ये जान लीजिए। नहीं, मैं बता रही हूं। बोल लीजिए, आप अपनी बात बोल लीजिए। मैं एक काम करता हूं, आपका ऑडियो ठीक कराता हूं, फिर आपके पास आता हूं। राजेश जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, कल एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन थी कि जो इस चिट्ठी में थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ओनली फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स, यानी सारे जज बराबर हैं, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है, चीफ जस्टिस सिर्फ पहले हैं। अगर यही बात सही है कि सारे जज बराबर हैं, तो फिर कौन सा मामला किस जज को दिया जाए, कौन सी बेंच में कौन सा जज होगा, इसमें किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? जिसका मामला कल उठाया जा रहा था, सब काबिल हैं, सब बराबर हैं। वही मैंने कहा सुशांत जी, मैंने कल भी यही कहा था कि इसको जुडिशियरी के ब्लैक डे के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि ऑल जजेस आर इक्वल, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है,
इसीलिए उनके आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। और केसेस अलॉट करने का, बेंच अलॉट करने का और तमाम सुनवाई करने का अधिकार उनके कलम से ही अलॉट होते हैं। ऐसी दशा में अगर एक सुनवाई करने के लिए किसी को अधिकार नहीं दिया गया या 4 आदमियों को नहीं दिया गया, तो जैसा आपके संवाददाता बता रहे थे कि एमिकस ज्यूरी होती है, जूरी उसके अलावा लार्जर बेंच होते हैं, अटॉर्नी जनरल से कंसल्ट किया जा सकता था। और कल भी मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो संविधान का सर्वोच्च पद पे आसीन है, उनसे बात की जा सकती थी। लेकिन ये पूरा प्रकरण, दिस ऑल एपिसोड शुड हैव गॉन, एक अंदर इंटरनली चलना चाहिए था। इसको पब्लिक के सामने लाने का या अगर मीडिया के समक्ष लाया गया फिर क्यों लाया और इसको लोकतंत्र पे हमला बताया गया, पब्लिक के सामने क्यों लाया गया, ये इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये बात समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि एक जुडिशियल प्रोसेस को इतने सीनियर जजेस हैं, उनके पास क्या विकल्प थे? अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर को पता है, आपको पता है, तो उनको ना पता हो ये तो नहीं हो सकता। जी, ये बेहद चौंकाने वाली बात मुझे भी लगती है, क्योंकि जिस प्रोसेस में और जिस प्रोसेस के तहत ये एक संविधान का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां पर आप अंतिम पहुंचते हैं, जब आपको न्याय की उम्मीद हर जगह से आपकी खत्म हो चुकी होती है और वहां से जो कुछ कहा जाता है वो लॉ ऑफ द लैंड बनता है। और 3, 5, 7, 9 जितने भी लार्जर बेंच के गठन होता जाता है उतने राय बनते हैं। जफर भाई मुझे एक बात समझाइए, लेकिन एक व्यक्ति को जफर भाई मुझे एक बात समझाइए, इस पूरे मामले में अगर सरकार दखल नहीं देगी, जैसा आप कह रहे हैं, हालांकि तो होता तो कुछ और दिख रहा है, लेकिन अगर सरकार दखल नहीं देगी और जजेस आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मामला कैसे सुलझेगा? जो कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कद है वो कायम रहे, वो कद कैसे कायम रह पाएगा? क्योंकि उस पर सवाल तो उठ गए हैं। नहीं, देखिए, इसमें अगर सरकार किसी तरह से इंटरफेरेंस करती है और इंटरफेयर करती है तो सुप्रीम कोर्ट की जो एक मर्यादा है उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट की जो मर्यादा है पूरी दुनिया को मालूम है, कि जो इंटेग्रिटी है, जो इसकी स्टैंडिंग है, पूरी दुनिया को मालूम है। मुझे नहीं लगता है कि जजों के बीच में जो मतभेद है उसमें किसी भी पॉलिटिकल, लेकिन पीके इब्राहिम वरिष्ठ वकील है, वो तो कह रहे हैं सरकार चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल कर रही है। बाहरी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, ऐसे मुझे इस तरह के जो गलत इल्जामात हैं और गलत बयान है उनसे लोगों को परे रहना चाहिए। वो इस जुडिशरी का सिस्टम का पार्ट है और मुझे लगता है कि बहुत ही, अगर अगले आने वाले कुछ दिन में भी ये मसला नहीं सुलझा जजेस के बीच, तब सरकार इंटरफेयर करेगी क्या? देखिए, अभी मैं स्पेकुलेट तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं हालात के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा कि ऐसे कभी कभी मतभेद हो जाती हैं। और अगर ये पहली बार, सर मेरे पास वक्त नहीं है, अब याग्निक जी का ऑडियो थ्रू हो पाया है। याग्निक जी मुझे ये बताइए, इस पूरे मामले में कांग्रेस को क्यों आना पड़ा, क्या राजनीतिकरण हुआ? और एक सवाल, आप लोग बार बार जज लोया के मामले की बात कर रहे हैं, उनके खुद के बेटे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिख के दिया कि उनको पिता की मौत के संदेहास्पद होने पर कोई शक नहीं है और जो साथी जजेस थे उनके बयान पर भरोसा है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको क्यों भरोसा नहीं हो रहा, उनको क्यों संदेह हो रहा है? नहीं, देखिए, 2 बात आपने मुझे पूछी। पहले तो राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। हमें एक बात ये स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हम, और ये सारे इंस्टीट्यूशंस इस डेमोक्रेसी में फंक्शन कर रहे हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक इसमें एक योगदान है। तो हम, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ बोले ही नहीं, कोई प्रतिक्रिया ना दे, कुछ स्टेटमेंट ना करे, तो आप कहेंगे ये कौन सी डेमोक्रेसी है? तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक राइट है कि भी इतना बड़ा अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो गया है देश में कि 4 सीनियर जजेस आके, उनके पास सारी रेमेडीज खत्म हो गई, तब उन्होंने मजबूरन आके, कैसी कंपल्शन होगी कि देश के सामने आके बताया कि देखो ये हो रहा है, लेकिन आप जज शुक्ला को सुन रही थी, उन्होंने कहा बहुत सारे रेमेडीज थे और रास्ते थे। पॉलिटिक नहीं, सबको बोलने का आवश्यक हो जाता है।
हाँ, जैसे आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जवाब नहीं दे रहे हैं कि भाई क्यों पीएमओ से ऑफिशियल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वहां गए थे। तो ये सारी चुपड़ी बातें करके ऐसा एक स्टैंड लेना और हर एक पार्टी को, और अगर कोई भी प्रतिक्रिया दे उस पे वार करना, वो ठीक नहीं है। ये बहुत हेल्थी डेमोक्रेसी है और ये आज जो हुआ है उसमें सारा पब्लिक डिलीवरी सिस्टम, पब्लिक एट लार्ज की बात हो रही है लेटर में, कंटेंट्स की बात आप देखेंगे। ये कोई पॉलिटिकल मामला तो है नहीं। आप इनको कहें कि जरा बंद रहे तो मैं मेरी बात पूरी करूं। देखिए देश में प्लीज हैव योर, उनको बोलने दीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। ऑडियो में दिक्कत थी, वो आप बोल पाई हैं। याग्निक जी जल्दी बोलिए, मेरे पास 30 सेकंड है सिर्फ। मैं माफी मांग रहा हूं, आपके ऑडियो में दिक्कत थी। आप नैरो पॉलिटिकल गेम्स और जस्टिस लोया की बात तो ये है कि अगर कोई सिटिंग जज की मिस्टीरियस डेथ होती है, अगर उसका लड़का कुछ कहे ना कहे, पर एक बात तो जरूरी है कि ये मैटर डोमेन में आ गई है और वन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑल्सो सेड लड़का कुछ कहे ना कहे से फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों बीजेपी को तकलीफ हो रही है? लड़का कह रहा है मुझे संदेह नहीं, आपके लिए उससे फर्क नहीं पड़ता। सुशांत जी इनका कांग्रेस का मिसाल बात नहीं कर रही हूं मैं। कांग्रेस सारा मटीरियल और रिकॉर्ड है, उनके पेरेंट्स है, उनकी सिस्टर है, और वैसे भी अगर कोई भी नहीं कहता तो ये होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। पर मैडम मेरा सवाल ये है कि जस्टिस लोया की मौत संदेहास्पद थी, इसकी चिंता मुझे ज्यादा होगी, आपको ज्यादा होगी, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को ज्यादा होगी, या उनके खुद के बेटे को ज्यादा होगी? ये भी एक इन्वेस्टिगेशन की बात है कि जब पहले बेटे ने बताया था, मुझे पूरे किसने क्या बताया वो नहीं पता है, लेकिन अगर ये बात उठती है तो इट हैज टू गो। मेरे पास वक्त इतना ही था और याग्निक जी मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आपके ऑडियो में दिक्कत थी, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दूसरे विकल्प थे तो उन पर विचार क्यों नहीं किया गया मीडिया के सामने आने के पहले। सरकार को इससे दूर रहना चाहिए, हर कोई ये कह रहा है, और जजेस को अपने बातचीत से इसको सुलझाना चाहिए। लेकिन वो बातचीत कब होगी, कैसे होगी, इसका रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा। हम इस पर नजर रखेंगे। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।